कराना मशीन से। और इसके लिए जो है हमने कुछ पैसिव किस्म के टास्क तो हमने देख लिए, जैसे कि ऑब्जेक्ट रिकग्निशन। अब इसमें जो है ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसको रिकग्नाइज करके बताना है ऑब्जेक्ट कैसा है, तो इट इज़ अ पैसिव टास्क। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो है थोड़ी सी क्रिएटिव किस्म की एक्टिविटी भी कर सकें, कुछ रिएक्टिव टास्क जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, उसके लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग इस्तेमाल की जाती है, वो तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ भी हम करवा सकते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू। मिसाल के तौर पर मैं शेक्सपियर की पोइट्री अगर कंप्यूटर को मैं पढ़वा दूँ तो उसमें ये सलाहियत पैदा हो जाएगी कि शेक्सपियर किस तरीके से शायरी करता है, और द एंड रिजल्ट इज़ डैट कि वो शेक्सपियर की तरह से जो है पोइट्री कर सकेगा। इसी तरीके से गूगल का डीप ड्रीम एल्गोरिथम है कि वो एक इमेज को जो है आर्टिस्टिक इमेज में कन्वर्ट कर देगा। प्रिज्मा एप्लीकेशन आप लोगों ने देखी है। प्रिज्मा एप्लीकेशन 2016 में बड़ी पॉपुलर हुई थी कि आपकी एक पिक्चर है उसको आर्टिस्टिक पिक्चर के अंदर कन्वर्ट कर दे। तो इस तरह के एल्गोरिथम्स को हम कहते हैं जनरेटिव एल्गोरिथम्स। ठीक है, 2016 में जो है एक मूवी थी सन स्प्रिंग के नाम से। ये मूवी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डायरेक्ट की गई थी। इनफैक्ट स्क्रिप्ट जो था वो LSTM के थ्रू लिखा गया था। ठीक है, AI सॉन्ग बड़ा मशहूर है, इंटरनेट पे मौजूद है। ये सारे काम ऐसे हैं जिसमें कंप्यूटर जो है कोई चीज़ जनरेट कर रहा है। ताहम ये बात मद्देनज़र रहे कि अभी AI में वो सलाहियत नहीं है कि वो उस तरीके से क्रिएटिव किस्म के स्क्रिप्ट लिख सके या क्रिएटिव म्यूज़िक लिख सके, इंसान से मुकाबला किया जा सके। इंसानी पेंटर्स, स्क्रीन राइटर्स या कंपोजर्स उससे मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन हेल्प ज़रूर कर सकता है। ठीक है, इंसान को रिप्लेस करना बुनियादी मकसद नहीं है, बल्कि इंसान की ज़िंदगी में इंसान को फैसिलिटेट कर सके, इंसान की सलाहियतों को ऑगमेंट कर सके। तो हम कहते हैं ये ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। तो हमारी परसेप्चुअल कैपेबिलिटीज़ हो गई, हमारी लैंग्वेज, और हमारा जो भी काम हम करते हैं उसमें कुछ स्टैटिस्टिकल पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होता है। मशीन लर्निंग में उसी स्ट्रक्चर को लर्न करने की कोशिश की जाती है। तो इसी तरीके से म्यूज़िक है, शेक्सपियर जो है जो पोइट्री लिख रहा है उसमें कुछ पैटर्न होगा। अगर वो पैटर्न कंप्यूटर समझ सके तो वो शेक्सपियर जैसी पोइट्री करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, पेंटिंग है, पिकासो की पेंटिंग है, तो उसमें जो है जो पैटर्न नज़र आ रहा है कि जिसको देख के पता चलता है कि ये पिकासो की पेंटिंग है। ठीक है, तो वो पैटर्न जो है वो कंप्यूटर लर्न कर ले, स्टैटिस्टिकल पैटर्न। ठीक है, तो पूरी मैथमेटिक्स है उसके बिहाइंड द सीन, जिसको हम जो है जनरेटिव मॉडल्स कहते हैं। तो हम कुछ इसी तरह की LSTM के थ्रू हम एक टेक्स्ट जनरेट कराने की कोशिश करेंगे। डायलॉग जनरेशन, चैटबॉट बनाना, स्मार्ट रिप्लाई फीचर गूगल का, ये सारी चीज़ें जो है हम करवा सकते हैं AI के थ्रू। ईमेल है, ईमेल का ऑटो रिप्लाई जनरेट करना, टेक्स्ट मैसेज है उसका ऑटो रिप्लाई जनरेट करना। ठीक है, तो ये 2002 में जो है डगलस एक्ट ने, और इसके बाद जो है मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो है LSTM को म्यूज़िक जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकली जो है मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूँ कि
सीक्वेंस डेटा जो है उसको इस्तेमाल करते हुए उस पर ट्रेनिंग करा के हम कंप्यूटर को इस काबिल बना सकें कि जो है वो उसी पैटर्न में उसी स्टाइल में जो है मज़ीद टेक्स्ट जनरेट कर सके। ठीक है, तो LSTM में हमें पता है, अगर हमें पीछे के 10 वर्ड्स पता है या 10 कैरेक्टर्स पता है कि ये 10 कैरेक्टर्स आए तो अगला कैरेक्टर क्या होना चाहिए। जैसे द कैट इज़ ऑन द माँ, अब MA माँ, इसके बाद अगला कैरेक्टर क्या होना चाहिए। कैरेक्टर लेवल में भी कर सकते हैं कि अगला कैरेक्टर प्रेडिक्ट करे पिछले कैरेक्टर्स की बुनियाद पे, या अगला वर्ड प्रेडिक्ट करे पिछले वर्ड्स की बुनियाद पे। ये सलाहियत जो है हम मशीन के अंदर पैदा करने जा रहे हैं। ठीक है जनाब, आप लोग हैं मेरे साथ, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी सर। ओके जी, तो जिस तरीके से हमने जो है टेक्स्ट डेटा पे अभी तक काम किया है, तो हमारे पास या तो कैरेक्टर लेवल पे हम स्टार्ट कर सकते हैं या वी कैन वर्क ऑन वर्ड लेवल, और पिछले वर्ड्स जो आए हैं उसकी बुनियाद पे अगला वर्ड कौन सा आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा मॉडल होगा। ठीक है, जो कि हम कहते हैं कि ये लेटेंट स्पेस ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहा है, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहा है। आपने मॉडल को ट्रेन कराना है, हम क्या करेंगे, हम जो है जो पिछले वर्ड्स हैं वो रखेंगे, उसकी बुनियाद पे अगला वर्ड कौन सा है इस तरीके से ट्रेन करा लें। ठीक है, या पिछले करेक्टर्स हैं उसकी बुनियाद पे अगला करेक्टर कौन सा होगा, या हमारे पास कुछ सैम्पल टेक्स्ट होगा उसमें से हम जो है डेटा सेट कैसे बनाएंगे, पिछले बहुत सारे करेक्टर्स होंगे उसकी बुनियाद पे अगला करेक्टर कौन सा है, एक्स हमारा होगा कि पिछले करेक्टर्स कौन से हैं, और वाई होगा कि अगला करेक्टर कौन सा है। इस तरीके से हमने ट्रेनिंग करा दी, फिर हम कंप्यूटर को बोलेंगे, हम एक जुमला दे देंगे, बोलेंगे अब तुम उसके आगे के जुमले खुद बनाना शुरू कर दो। ठीक है, हम एक सीड सेंटेंस दे देंगे कि ये मैंने जो है स्टार्टिंग सेंटेंस दे दिया, उसकी बुनियाद में तुम बताओ अगला कैरेक्टर कौन सा होगा, फिर अगला कैरेक्टर कौन सा होगा, फिर इसका अगला कैरेक्टर कौन सा होगा। तो गोया उसने जो है टेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो हमारे पास एक लैंग्वेज मॉडल हम पहले ट्रेन कराएंगे और उसमें से सैंपल करेंगे। तो आता हूँ और मैं इसको चला कर दिखाता हूँ। ये एक हमारे पास फाइल है जो इस लोकेशन पे पड़ी हुई है। इस फाइल को प्रोग्राम के थ्रू भी हम डाउनलोड कर सकते हैं और हम डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कोड के थ्रू डाउनलोड करने का तरीका भी बताता हूँ। ये लोकेशन है, इस लोकेशन पे फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, इस फाइल को हम कोड के थ्रू डाउनलोड करें। ठीक है जी, ये फाइल है, इसको वैसे भी आप जो है सेव एज कर लें, या हम कोडिंग के थ्रू जो है eras.util.get फाइल का मेथड है जिसके थ्रू हम जो है इसको डाउनलोड करेंगे और इसकी डिटेल हमने प्रिंट कराई है। तो हम आज का लेक्चर वर्किंग स्टार्ट करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं। तो आज है 26। हम सर ये लैब पे भी बता दीजिए। लैब पे भी
वैसे ही होगा, आप कोलैब पे करें, करें और करें, ठीक है। तो keras.util.get फाइल, फाइल का नाम, ओरिजिन कहाँ पे पड़ी हुई है, और उसको रीड करने के बाद लोअर केस में कन्वर्ट कर लें और उसका टेक्स्ट प्रिंट करा दें, ठीक है। 2 मिनट रुकते हैं, अजान हो रही है। ठीक है जी, tensorflow.keras कर दिया हमने, तो ये फाइल आ गई हमारे पास और डाउनलोड हो गई फाइल, ठीक है। कितने वर्ड्स हैं, करेक्टर्स हैं इसके अंदर, 6 लाख करेक्टर्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं आप लोग, ठीक है जनाब। ये ओके सर। ये वर्ड्स आ गए अब हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इन वर्ड्स को जो है हम, पहली बात तो ये कि हम इसकी वन हॉट इनकोडिंग करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो भी टेक्स्ट है उसकी वन हॉट इनकोडिंग करनी है। हमने कहा कि सर वेक्टराइजेशन एंड वन हॉट एन्कोडिंग सेम है? वेक्टराइजेशन कई तरीक़ों से की जा सकती है, वन हॉट इनकोडिंग भी कर सकते हैं, आप लोगों ने एम्बेडिंग भी पढ़ा है, एम्बेडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। हम जो है पिछले 60 कैरेक्टर्स की बुनियाद पे अगला आगे के 3 आगे का कैरेक्टर प्रेडिक्ट कराएंगे, ठीक है। पिछले 60 कैरेक्टर्स की बुनियाद पे हमारे पास जो जुमला होगा उसकी बुनियाद पे, पिछले 60 कैरेक्टर्स की बुनियाद पे हम आगे का कैरेक्टर प्रेडिक्ट कराएंगे, ठीक है। तो पहले हम जुमला बनाते हैं। हमारे पास सेंटेंस में टेक्स्ट के अंदर हमारे पास वो कैरेक्टर्स मौजूद हैं जो हमने रीड करी है, फाइल पूरी जो है उठ के आ गई है टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। उस फाइल को हम रीड करेंगे, एक एक कैरेक्टर रीड करेंगे और रीड करने के बाद हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लेंथ 60 है, तो 60 कैरेक्टर्स यानी आई की वैल्यू 0 है, 0 से लेके 60 तक के आपने कैरेक्टर्स रीड किए, ठीक है। फिर स्टेप हमने 3 का दिया है, तो 0 के बाद हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि अब तुम 0 के बाद 3 से रीड करो, 3 से लेके 63 तक, फिर 6 से लेके 66 तक, ठीक है। 60 कैरेक्टर्स की बुनियाद पर अगला कैरेक्टर बताओ कि कौन सा होगा। तो ये हमने बोला आई से लेके आई प्लस मैक्स लेंथ तक, यानी 0 से लेके 60 तक, लेकिन 60 तक नहीं जाएगा ये, बल्कि 59 तक जाएगा, क्योंकि आखिरी वाला शामिल नहीं होता स्लाइसिंग में, ठीक है। 0 से लेके 59 तक, और 60th कैरेक्टर जो है वो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर होगा जो हमने प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं इसको चला के, तो जैसे सेंटेंसेस है, जो सेंटेंसेस बने हैं उसमें से 0 सर ये मैक्सिमम लेंथ जो है ये 60 की दी है आपने? कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने 60 की बुनियाद पे हम जो रख रहे हैं, जैसे ये 60 लेंथ का एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, और इसका अगला कैरेक्टर कौन सा होगा, THE के बाद क्या आना चाहिए, वो किस में लिखा होगा, नेक्स्ट कैरेक्टर के अंदर। इस तरीके से हमारा जो है नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, द के बाद क्या आएगा, आर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कोड समझ नहीं आया, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये जो आपने नेक्स्ट कैरेक्टर 0 किया ये समझ में मैं भी नहीं आया। बताता हूँ, पहले ये देखें ये बना क्या रहा है। सेंटेंस नंबर 1 क्या है, ठीक है। अब देखें ये क्या कर रहा है, आई इन रेंज 0 से लेके लेंथ ऑफ टेक्स्ट माइनस मैक्स लेंथ तक, 0 से लेके जितना भी
टेक्स्ट की लेंथ है, ठीक है। अभी सिर्फ ये समझें कि पूरे आखिर तक के जितने भी कैरेक्टर्स हैं एक एक करके सबको रीड करेगा, ठीक है, और उसमें से स्लाइसिंग कर रहा है। जो भी पूरा टेक्स्ट है हमारे पास, पूरी फाइल उठकर आई है, उसमें से 60 कैरेक्टर्स उठाए इसने। ये कोई से शुरू के 60 कैरेक्टर्स उठाएंगे और ये उसके बाद वाला कैरेक्टर क्या होना चाहिए। जैसे एक ये आपने 60 कैरेक्टर्स उठाए, प्रीफेस सपोजिंग दैट ट्रूथ इज अ विमेन, व्हाट देन इज द, और उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आर आ रहा है। इसी तरीके से स्टेप दिया हुआ है हमने। अगला जुमला जो बनाना है, हमने बोला कि पी से स्टार्ट किया था ना, अब स्टेप जो है हमने 3 दिया है, तो पी के बाद 3 आगे जाके एफ से स्टार्ट किया है, ठीक है। इस तरीके से इसने जो है मुख्तलिफ जुमले, और जुमले के बाद अगला वर्ड, अगला कैरेक्टर कौन सा होगा, ठीक है। एक जुमला बनाया आपने, और जुमले के खत्म होने के बाद अगला कैरेक्टर कौन सा होगा, ये हमने मशीन को लर्न कराना है। मशीन को लर्न कराने के लिए हमने डेटा बनाना है कि ये जुमला है, इसके बाद ये कैरेक्टर आता है, ये जुमला है, इसके बाद ये कैरेक्टर आता है। सुपरवाइज लर्निंग करा रहे हैं ना, तो मशीन को एग्जाम्पल्स लर्न करा रहे हैं कि देखो अगर इस तरह का जुमला आएगा उसके बाद ये वाला कैरेक्टर आना चाहिए, इस तरह का जुमला आएगा तो उसके बाद ये वाला कैरेक्टर आना चाहिए। तो वी आर ट्रेनिंग दी मशीन। जब मशीन इस काबिल हो जाएगी तो फिर हमने क्या करना है, अब मशीन को बोलेंगे अब तुम खुद से जो है जुमले बनाना शुरू करो, ठीक है। चलिए, जो आपने नेक्स्ट अंडरस्कोर करेक्टर किए, यहाँ पे हम 0 की जगह 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 0 कहाँ लिखा है, यहाँ पे सर ये ये जो तो नेक्स्ट अंडरस्कोर करेक्टर्स 0, ये 7th लाइन पे आपने, ये तो मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाई है ना, कि ये जो जुमला बना है, ये 1 भी लिख दें तो ये बता देगा। जैसे जो पहला जुमला है उसके बाद जो है क्या आ रहा है, मिसाल के तौर पर अब दूसरा जुमला है सेंटेंसेस 1, तो उसका अगला कैरेक्टर कौन सा है वो चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पे 1 चेक कर लो, तो ये डेटा बन गया ना आपका, ठीक है। सेंटेंसेस क्या बने और उनके बाद अगला कैरेक्टर क्या बना, ये पूरे सेंटेंसेस प्रिंट करा दें आप, ठीक है। ये सेंटेंसेस बने, मुख्तलिफ सेंटेंसेस, ठीक है। और इन हर सेंटेंस के अगेंस्ट अगला कैरेक्टर क्या होगा, वो इसके अंदर नेक्स्ट कैरेक्टर इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो हम डेटा को किस तरीके से हमने बनाया है कि ये जुमला है, इस जुमले का अगला कैरेक्टर कौन सा है, ये जुमला है, इसका अगला कैरेक्टर कौन सा है, ताकि मशीन समझ सके कि ये जुमला है, इसका अगला कैरेक्टर क्या होगा, ये जुमला है, इसका अगला कैरेक्टर क्या होगा, ठीक है। मशीन की लर्निंग करवानी है, ठीक है। अब अगला स्टेप हमने क्या करना है, अब इसकी वेक्टराइजेशन हमने करनी है, ठीक है। जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स हैं वो सारे निकालने पहले, ठीक है। जब हमने सेट करा टेक्स्ट का, जो टेक्स्ट है उसके ऊपर मैं सेट लगा दूँ, तो सेट क्या करता है, अगर एक कैरेक्टर कई बार भी आ रहा है तो वो एक दफ़ा ही लेगा। टेक्स्ट को क्या कर रहा है, वो यूनिक कैरेक्टर्स में ब्रेक कर दिया है इसमें। जितनी भी पॉसिबल कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, ए से लेके जेड तक भी होंगे कैरेक्टर्स, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा, कोटेशन आ रहा होगा, जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो इसमें उठा लिया इसने, ठीक है। जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, पहले सेट जो है ना, अगर आपको मिसाल के तौर पर आपके पास 100 नंबर्स हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि कौन कौन से नंबर्स हैं, 0 से लेके 9 तक के नंबर्स आ रहे हैं उसके अंदर, लेकिन हो सकता है कि 7 उसके अंदर शामिल ना हो। 183 लिखा हुआ है, 185 लिखा हुआ है, 189 लिखा हुआ है, अब 7 का लेटर है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो सेट के थ्रू अगर आप करोगे तो ये आपको बता देगा कि इस नंबर्स के अंदर जो है कौन कौन से कैरेक्टर्स आ रहे हैं। इसी तरीके से हमारे जुमले में कौन कौन से कैरेक्टर्स आ रहे हैं पॉसिबल, उनकी पूरी डिटेल आ जाएगी। तो मिसाल के तौर पर मैं अगर प्रिंट कर रहा हूँ कि हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टर्स मौजूद हैं, तो ये बता देगा आपको कि जुमले में 57 कैरेक्टर्स हैं, वो 57 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं,
ये भी बता देता हूँ मैं आपको प्रिंट करा के। बैकस्लैश n आ रहा है, स्पेस आ रहा है, 0 1 2 3 4 भी आ रहा है, ABCD भी आ रहा है। तो इन सब की कॉम्बिनेशन से हमारे जुमले बने हुए हैं। इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, हमें ये कैरेक्टर्स पता चल गए। अब हमने क्या करा है, हर कैरेक्टर को जो है हमने एक नंबर असाइन कर दिया। ठीक है, और उसकी वन हॉट इनकोडिंग कर दी। तो numpy की एक एरे बनाई हमने x की और y की। ठीक है, और इसकी वन हॉट इनकोडिंग हम करेंगे। अब हम जो है वन हॉट इनकोडिंग करने जा रहे हैं। वन हॉट इनकोडिंग आप लोगों को पता है क्या होती है? ठीक है, जो भी हमारा जैसे a है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे कितने करेक्टर्स हैं यूनिक? सर वन हॉट इनकोडिंग एंड डमी वेरिएबल सेम है? हाँ, तकरीबन सेम है। ठीक है, एक ही चीज़ है। तो 57 लेंथ का हमारा एरे होगा, 57 लेंथ का वेक्टर होगा। और अगर a है तो हम 1 पोजीशन पे 1 लिख देंगे, अगर b है तो 2 पोजीशन पे हम 1 लिख देंगे, बाकी सारे 0 होंगे। यानी जो जैसे मैं अगर आपको एप्पल है, ऑरेंज है और मैंगो है। अब एप्पल के लिए क्या कोडिंग होगी? 0, मिसाल के तौर पर एप्पल है तो एप्पल के लिए हमारी इनकोडिंग होगी, एप्पल की पोजीशन पे 1 लिख दिया, बाकी जगहों पे 0 लिख दिया। ठीक है, ऑरेंज जो है 0 1 0, और मैंगो क्या होगा? 0 0 1। ठीक है, यही है ना वन हॉट इनकोडिंग। एक पोजीशन होगी, उस पोजीशन पे 1 लिखना है। तो यही चीज़ यहाँ पे की है। जो भी हमारे पास हमने जो है हर जुमले को उठाया, उसमें से हर करेक्टर को उठाया और उसकी पोजीशन पे जाके हमने 1 लिख दिया। और y के लिए भी यही किया हमने। ठीक है, तो ये हमारा जो है वन हॉट इनकोडिंग हो गई। फिर हम स्पार्स कैटेगोरिकल नहीं यहाँ पे कर सकते? स्पार्स कैटेगोरिकल वो नॉर्मली यूज़ नहीं करते हम। ठीक है, एक तो स्पार्स कैटेगोरिकल जो है वो नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता। हम जो है वन हॉट करते हैं या एम्बेडिंग करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास डेटा रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस्तेमाल करते हुए नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, नेटवर्क हमारा क्या होगा, हम एक जुमला देंगे उसको और उसको बताएंगे कि इस जुमले का अगला कैरेक्टर कौन सा है। ठीक है, एक जुमला देंगे। ठीक है, जितनी भी लेंथ है उतनी लेंथ का जुमला होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ हम क्या बता रहे हैं LSTM के अंदर कि आपका जो वेक्टर आ रहा है उसका साइज़ क्या होगा। जो भी एक कैरेक्टर है वो उसके वेक्टर का साइज़ क्या होगा। ठीक है, लेंथ लगाया हमने और सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन लगाया हमने। सिर्फ हमने 2 लेयर्स लगाई। सर जी वेक्टर जी का बोल। साइज हम खुद ही चूज करेंगे, मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू दे सकते नहीं नहीं, आपके पास 57 तरह के कैरेक्टर्स हैं। हैं? ठीक है, आपकी वोकेबलरी जो है, जो 57 तरह के कैरेक्टर है, तो 57 होना चाहिए आपकी वेक्टर का साइज। ठीक है, वन हॉट इनकोडिंग कर रहे हैं ना। अगर आप जो है एम्बेडिंग कर रहे होते हैं तो एम्बेडिंग में तो आप कुछ भी चूज़ कर सकते थे। ठीक है, ये हमारा मॉडल हो गया। ऑप्टिमाइज़र लगाया हमने। सर इस पे एम्बेडिंग भी कर सकते हैं? एम्बेडिंग हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि जो है ये हम कैरेक्टर लेवल पे कर रहे हैं। वर्ड लेवल पे करते तो एम्बेडिंग कर सकते थे। ठीक है, कैरेक्टर लेवल पे कर रहे हैं ना। कि पिछले कितने 80 कैरेक्टर्स दे रहे हैं ना मेरा ख्याल है। मैक्स लेंथ कितनी रखी है हमने? पिछले 80 कैरेक्टर्स की बुनियाद पे अगला कैरेक्टर बता रहे हैं 60। तो हमने जो है पिछले 60 कैरेक्टर्स को देखते हुए अगला कैरेक्टर बता रहे हैं। ये हम कैरेक्टर लेवल पे कर रहे हैं। हम वर्ड लेवल पे करते हैं तो हम एम्बेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब हमारी आखिरी लेयर क्या बता रही है? आखिरी लेयर बताएगी कि आपके जो 57 कैरेक्टर्स हैं उसमें से अगला कैरेक्टर कौन सा होगा, इन 57 में से कौन सा होगा। ठीक है,
ये ट्रेनिंग करा रहे हैं हम मशीन को। क्या ट्रेन करा रहे हैं? ये पिछले कैरेक्टर्स जो आ रहे हैं आपके पास, जैसे ये जुमला है, ये जो जुमला है, अब इस जुमले में इस जुमले का अगला कैरेक्टर कौन सा होगा, ये हमने मशीन को ट्रेन कराना है। अगला कैरेक्टर 57 में से कोई भी हो सकता है। तो हम जो है मशीन को बोलेंगे कि तुम खुद प्रेडिक्ट करो 57 में से कौन सा होगा। पहले हम ट्रेनिंग करा देंगे, ठीक है, कंपाइल कर दिया है इसको हमने, और इसके बाद जो है मॉडल को हम ट्रेन कराएंगे। अच्छा, अब हम जो है अगर मॉडल को ट्रेन करा देंगे कि तुम जो है अगला, इस जुमले की बुनियाद पे तुम अगला कैरेक्टर बताओ, ठीक है, तो वो हर दफ़ा जो है एक ही कैरेक्टर बताएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होगी मशीन के हिसाब से। अगर मैं एक जुमला दूँ उसको और उसको मैं 100 दफ़ा भी कहूँ कि तुम बताओ कि इसके बाद अगला कैरेक्टर कौन सा है, तो वो हमेशा जो है जो उसके हिसाब से जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा यही बताएगा। तो ये जो है डिटर्मिनिस्टिक नहीं रहेगा, ये सॉरी डिटर्मिनिस्टिक हो जाएगा। ये जो है लगेगा कि कोई क्रिएटिविटी नहीं है, ये तो हमेशा एक ही चीज़ प्रेडिक्ट कर रहा है। नेचुरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक सैंपल जो है एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर रहे हैं जो कि सैम्पलिंग करेगा, ठीक है। और हम इससे कहेंगे कि तुम कभी जो है एक कैरेक्टर उठाओ, कभी दूसरा कैरेक्टर उठाओ, ठीक है। बेस्ड ऑन दी टेम्परेचर वैल्यू, हम एक टेम्परेचर का वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। टेम्परेचर की जो भी वैल्यू होगी उसके हिसाब से तुम जो है, ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ई की पावर लॉग ऑफ, एक नंबर देंगे हम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम मशीन को कहें कि तुम प्रेडिक्ट कराओ अगला कैरेक्टर, और हमने जो है एक जुमला दिया है उसके मुताबिक वो अगला कैरेक्टर प्रेडिक्ट कर रहा है, तो वो तो हमेशा डिटर्मिनिस्टिकली एक ही चीज़ प्रेडिक्ट कर रहा होगा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। यहाँ पर हम जो है चाह रहे हैं कि टेम्परेचर के हिसाब से हम जो है इसको थोड़ा सा प्रोबेबिलिस्टिक बना दें, कभी जो है कोई चीज़ प्रेडिक्ट कर रहा हो, कभी कोई चीज़ प्रेडिक्ट कर रहा हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो ये हमने जो है इस वजह से सैंपल का एक मेथड डिफाइन किया है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम जी बोले। फिर जो फर्स्ट वाला आपने डाटा लिया था उसमें तो आपने वर्ड्स वाला लिया था डाटा करेक्टर वाला, तो फिर अब ये टेम्परेचर डाटा, ये कंफ्यूजन हो रही है नहीं, समझने। ये टेम्परेचर जो है ये एक पैरामीटर है, ठीक है, आप शायद स्टैट्स की है, तो ये एक टेम्परेचर जो है एक वेरिएबल लिया है इन्होंने, ठीक है ना। अब हम जो है जो भी करेक्टर का डेटा है उसी में से हम जो है कहेंगे कि जो है तुम जो है अगला करेक्टर प्रिडिक्ट करो। अब प्रिडिक्शन क्या होती है, अगर आपको जो है सॉफ्टमैक्स का थोड़ा सा आइडिया हो, सॉफ्टमैक्स में वो बताता है कि मेरे हिसाब से इसकी जो हमारे पास मिसाल के तौर पर 53 क्लासेस है, 53 कैटेगरीज है, मेरे हिसाब से इस कैटेगरी की इतनी प्रोबेबिलिटी है, इस कैटेगरी के होने के इतने चांसेस हैं। इस जैसे अगर आपके जी सर, पास वो चार चार एनिमल्स हो ना और आपको बोला जाए कि आप प्रेडिक्ट करो, तो वो बताएगा मेरे हिसाब से ये जो तस्वीर है इसके बिल्ली होने के चांसेस इतने परसेंट हैं, डॉग होने के चांसेस इतने परसेंट हैं, एलिफेंट होने के इतने परसेंट चांसेस हैं, हर किसी के चांसेस बताएगा। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे जो सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं जिसके वो पिक कर लूँ मैं, ठीक है। तो ये जो है वैसे तो वो सही है, लेकिन अभी हम यहाँ पे प्रिडिक्शन नहीं करा रहे, हम सेंटेंस जनरेट करा रहे हैं और हम क्रिएटिविटी लाना चाह रहे हैं। तो हम कहेंगे कि हमेशा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी को प्रिडिक्ट ना करो, हमेशा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ना उठाओ, बल्कि कभी जो है हाईएस्ट के बजाय लोएस्ट भी उठा लो। तो उस वजह से हमने जो है सैंपल का एक मेथड बनाया है, ठीक है। अब ये टेम्परेचर क्या है ये मैं आप अभी बताता हूँ। जी, बेसिकली टेम्परेचर में आप जो डाटा है करेक्टर्स वाला उसको आप प्रोबेबिलिस्टिक बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले बिल्कुल वो बिल्कुल, डिटर्मिनिस्टिक है। जी जी जी, ठीक है। अब हम जो है इसको सैंपल को इस्तेमाल करते हुए हम प्रेडिक्शन कराएंगे। तो
मैं क्या करता हूँ, अच्छा बुक के अंदर जो है ये बहुत लंबा कोड लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको जो है पहले ट्रेनिंग करा देता हूँ। बुक में क्या कर रहा है, उन्होंने बोला कि अब मैं ट्रेनिंग करा के फिर जनरेट करा के देखो, फिर थोड़ी सी ट्रेनिंग कराऊँ, फिर सेंटेंस जनरेट कराऊँ। मैं एक ही दफ़ा जो है ट्रेनिंग करा के, मिसाल के तौर पर 3 ईपॉक पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेटा है, 3 ईपॉक पे भी बहुत टाइम लेगा, तो मैं 3 ईपॉक पे इसको जो है ट्रेन करा के फिर जो है मैं अभी भी जो है ये हम कोई भी ले सकते हैं वैल्यू यहाँ जिस पे अच्छा रिजल्ट मिल जाए आपको, ठीक है ना। अभी ये भी 5 मिनट लेगा ये, मेरा ख्याल है एक ही पॉक के बाद ही मैं रोक दूंगा इसको, 5 मिनट के लिए ट्रेनिंग हो जाए इसकी, ठीक है। आप लोग भी जब तक अपने पास कराएं, एक ही पॉक के बाद मैं रोक दूंगा इसको, क्योंकि ये एक ही पॉक भी 5 मिनट 4 मिनट लगाएगा। आप लोग भी जब तक के अपने पास करें, ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, 4 मिनट इसकी ट्रेनिंग हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो है मशीन को बोलेंगे तुम प्रेडिक्ट करो, उसके बाद प्रेडिक्ट करेगा, वो बोलेगा इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, उसको थोड़ा सा हम प्रोबेबिलिस्टिक बनाने के लिए सैंपल करेंगे, कभी हम हाई प्रोबेबिलिटी वाला उठा लेंगे, कभी लो प्रोबेबिलिटी वाला उठा लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम जो है फिर कुछ टेक्स्ट जनरेट कराने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा इसकी ट्रेनिंग आप कराएंगे ना, तो उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी तो हम जो है, अच्छा मैं टेम्परेचर के मुतालिक अब बता दूं, टेम्परेचर की डिस्कशन मैंने होल्ड की थी। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ये उतना ज़्यादा यूनिक किस्म के कैरेक्टर्स जनरेट करेगा, ठीक है। टेम्परेचर की वैल्यू अगर आप लो रखेंगे ना, तो वो हमेशा जो है हाई प्रोबेबिलिटी वाले को उठाएगा, हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी को, तो हमेशा जो है एक ही तरह की चीज़ उठा रहा होगा, तो रिपीटेशन नज़र आएगी। टेम्परेचर की वैल्यू आप 0.5 से ज़्यादा रखोगे, 1 के करीब रखोगे, तो हर दफ़ा जो है वो यूनिक किस्म के कैरेक्टर्स उठा रहा होगा और आपको यूनिक किस्म के नए नए किस्म के वर्ड्स मिलेंगे। तो लो टेम्परेचर का मतलब है कि रिपीटेशन, क्रिएटिविटी ना हो, हाई टेम्परेचर का मतलब है क्रिएटिविटी हो। जी, क्वेश्चन पूछें। सर। ये जो करेक्टर्स का डाटा है, वैसे हमने बाइनरी क्लास डाटा भी पढ़ा, मल्टी क्लास और सिंगल लेबल, मल्टी क्लास मल्टी लेबल्स, तो सर ये करेक्टर्स का डाटा किस कैटेगरी में आ रहा है? हाँ देखिए ना, हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, हम पिछले करेक्टर्स की बुनियाद पे अगला करेक्टर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब अगले करेक्टर हमारे पास 57 में से कोई भी हो सकता है, तो ये आपके ख्याल में क्या होगा? 57 कैटेगरीज है, 57 में से कोई भी कैटेगरी होगी, तो ये कौन सी कैटेगरी क्या हुआ ये आपके ख्याल में? मल्टी क्लास हुआ ना ये? तो मल्टी जब, क्लास जी मल्टी क्लास हुआ ना, जब भी हमने सॉफ्टमैक्स यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 मिनट और लगेंगे, ये हमारी ट्रेनिंग हो जाएगी। सर, अगर फॉर इंस्टेंस जो हमारे पास करेक्टर्स का ये डाटा है, तो इसमें जैसे आपने यहाँ वन हॉट एनकोडिंग की है, कुछ डाटा सेट्स में वेक्टराइजेशन हुई हुई है, कहीं पे वन हॉट एनकोडिंग, तो ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, कंफ्यूजन हो रही है। देखिए वन हॉट इनकोडिंग जो है, अगर आपके पास जो है कैटेगरीज हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे वन हॉट इनकोडिंग करेंगे। अगर आपके पास टेक्स्ट डेटा है, तो वहाँ पे जो है अमूमन जो है एम्बेडिंग की जाती है। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट डेटा है, लेकिन हम वर्ड लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, हम करेक्टर लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हम इंडिविजुअल करेक्टर को इनकोड कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है हमने जो है वन हॉट इनकोडिंग की है। लेकिन वन हॉट इनकोडिंग का नुकसान क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्पार्स होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जगह लेता है। तो वन हॉट इनकोडिंग का ये नुकसान है, जगह बहुत लेता है, क्योंकि आपका सारे ज़ीरो होते हैं, सिर्फ एक जगह पे बना रहा होता है, पूरा वेक्टर जो है खाली होता है, तो ये नुकसान है, ठीक है। तो कोशिश करें कि एम्बेडिंग से काम चलाएं, जहाँ पे आपके पास वर्ड्स हों,
कैटेगरीज हो जहाँ पे, वहाँ पे तो वन हॉट इनकोडिंग मजबूरी है आपकी। तो ये एक ईपॉक हो जाएगा तो मैं इसको रोक देता हूँ। रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आएंगे, रिजल्ट्स तो उस वक्त अच्छे आएंगे जब आपके पास जो है ट्रेनिंग आप जो है ज़रा लंबी कराएंगे। मैं इसको स्टॉप कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं जुमले जनरेट करना शुरू करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ रैंडम जो है टेक्स्ट उठाता हूँ। मैं जनरेट कराने के लिए शुरू तो मुझे करना पड़ेगा ना, मैंने मशीन को बोलूँगा कि ये जुमला है, अब तुम इसके आगे से जनरेट करना शुरू करो। तो मैंने कोई रैंडम टेक्स्ट में से रैंडम पोजीशन उठाई और रैंडमली 60 कैरेक्टर्स उठा लिया मैंने। अच्छा, तो जो है रैंडम को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सर जो पहले आपने टेक्स्ट लिए थे करेक्टर 60, वो आपने सिस्टमेटिकली लिए थे सर? शुरू में तो हमने जो है सिस्टमेटिकली लिए थे ना, हमने 0 से स्टार्ट किया था, 0 से लेके 60 तक, फिर 3 से लेके 63 तक। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो है रैंडमली जो है कोई सी भी रैंडम पोजीशन उठाई और वहाँ से हम आगे के जो है 60 कैरेक्टर्स उठा लेंगे, ठीक है। ये देखिए 60 कैरेक्टर्स उठा लिए उससे आगे के, ठीक है। तो 60 कैरेक्टर्स उठ के आ गए, यानी ये टेक्स्ट क्या बना हमारे पास। अगर मैं आपको प्रिंट कराऊं, हमने जो रैंडम टेक्स्ट उठाया है, ये उठाया है ये ट्रैक, ठीक है। मैनी थिंग्स ऑफ दिस पुटेंडम द लेटर में कौन सी क्यू, ठीक है। ये एक रैंडम टेक्स्ट है, इसकी बुनियाद पे जो है हम अब आगे क्या करेंगे, कुछ कैरेक्टर्स जनरेट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, मशीन को कहता हूँ 400 कैरेक्टर्स में जनरेट करा रहा हूँ, ठीक है। आगे के 400 कुछ भी करा सकते हैं आप, 400 से ज़्यादा भी जनरेट करा सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि सैम्पलिंग, मैंने जो है एक कैरेक्टर की जो है एरे बनाई, ठीक है। और मैंने मॉडल को बोला प्रेडिक्ट करो, तुम मॉडल से प्रेडिक्ट कराया कि तुम्हारे पास जो अगले 53 कैरेक्टर में से कौन सा कैरेक्टर तुम्हारे ख्याल में होगा। जो भी होगा उसको मैंने प्रेडिक्ट कराया और उसकी बुनियाद पे मैंने फिर सैम्पलिंग की है, ठीक है। ये जो भी प्रोबेबिलिटी आ रही है, ये प्रेडिक्शन में जो है ये कहेगा कि मेरे हिसाब से ए होने के इतने चांसेस हैं, बी होने के इतने चांसेस हैं, ये पूरा एक वेक्टर बनेगा, ठीक है। उसको मैंने सैंपल कराया। में आपने हाँ, अब मैं यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर मैं सेट कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर टेम्परेचर मैं कहता हूँ 0.5। तो अब जो है ये प्रेडिक्ट कराएगा कि अगला क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, ठीक है। सैंपल कराया तो ये सैंपल में जो है उसमें से कोई भी प्रोबेबिलिस्टिकली उठ के आएगा, उसको मैंने जो है करेक्टर उठाया और जनरेटेड टेक्स्ट के अंदर डाल दिया मैंने, ठीक है जी। अब आप पूछें। सर ये जो आप प्रिडिक्ट करवा रहे हैं मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, सर ये अननोन डाटा है, आई मीन अनसीन डाटा? हाँ, ये रैंडम डेटा उठाया ना हमने, उसकी बुनियाद पे हम बोल रहे हैं अगला करेक्टर बताओ क्या होगा, ठीक है ना। और सर ये जो आपने वर्बॉस इज इक्वल टू 0 किया है, ये यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं? और नहीं सर नहीं, ये वर्बॉस का मतलब है जो भी ये पीछे बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं ना, उसकी हमें डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। वरना क्या होता है, जब ये चलता है ना तो ये बैकग्राउंड में जो भी काम होता है वो साथ साथ कंसोल पे प्रिंट भी कर रहा होता है, हमने वो प्रिंट नहीं कराना, ठीक है। सर वैसे आपने यहाँ वर्बॉस 0 क्यों दी है? ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा। वर्बॉस 0 का मतलब है कि जो भी बैकग्राउंड में काम कर रहा है वो हमें नहीं दिखना। अगर वर्बॉस 1 कर देंगे तो जो भी बैकग्राउंड में काम होगा वो हमें दिखा रहा होगा, हमें देखना ही नहीं है बैकग्राउंड में जो भी काम हो रहा है, ठीक है। तो ये अगले 400 कैरेक्टर सब प्रेडिक्ट करेगा, तो ये देखें क्या प्रेडिक्ट करता है, ठीक है। ये प्रेडिक्शन आ रही है इसकी, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो है इतनी अच्छी प्रेडिक्शन नहीं होगी क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही नहीं हुई, हमने एक ही इपॉक पे ट्रेन कराया इसको।
अब टेम्परेचर 0.5 है, बीच की वैल्यू है। टेम्परेचर अगर आप 1 कर देंगे तो बिल्कुल यूनिक आएंगे, और टेम्परेचर 0 कर देंगे तो रिपीटेटिव करेक्टर्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये अभी तो है, ये तरीक़ेकार आप समझ लें, लेकिन जब आप इसकी ट्रेनिंग सही से कराएंगे तो फिर आपको जो है रिजल्ट भी अच्छे मिलना शुरू होंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इन्होंने टेम्परेचर की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के ऊपर जो है रिजल्ट भी शो किया है इन्होंने ना बुक के अंदर। तो देखें टेम्परेचर की वैल्यू 0.2 रखा है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल आपको जो है अच्छे वर्ड्स भी मिलेंगे, लेकिन रिपीटेटिव होंगे, जैसे दा कई बार रिपीट हो रहा है। 0.5 पे जो है दरमियानी रिजल्ट आएंगे, और 1 पे क्या होगा, नए नए किस्म के वर्ड्स भी मिलेंगे आपको ना। जैसे ये नया वर्ड आया है कोल्डिशियस, ये बिल्कुल नया वर्ड बनाया है इसने, क्योंकि आपने टेम्परेचर की वैल्यू 1 दी है। तो नए नए किस्म के प्रेडिक्टिव टेक्स्ट जो है नहीं है, बल्कि ये नए नए किस्म के टेक्स्ट जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आई स्टूडेंट्स? ठीक है, ये 400 करेक्टर्स जनरेट हुए हैं, अभी जनरेट कर रहा है अभी भी ना, ये 400 पूरे नहीं हुए अभी। सर टेम्परेचर 0.5 दोबारा से बता दें कि हाँ, ये आपने क्या जीरो बताया? पे, जीरो पे जो है आपको बिल्कुल ही रिपीटेटिव टेक्स्ट आएगा, और 1 पे जो है इंतहाई यूनिक किस्म का। ठीक है, यानी उसमें लो प्रोबेबिलिटी वाली भी चीज़ें आ रही होंगी, कभी हाई प्रोबेबिलिटी वाली भी आ रही होंगी। 0 का मतलब है हाई प्रोबेबिलिटी वाले को उठाओ। ठीक है, और 0.5 बीच की वैल्यू है। ठीक है, अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ये बहुत टाइम ले रहा है, या चलने दें, आप लोग इसको ट्राई कर लें, मैं आपको 5 से 10 मिनट देता हूँ, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको ट्राई कर लें जब तक कि ये चल रहा है। ठीक है, इसको ट्राई कर लें। सर आपका माइक स्टॉप हो गया, म्यूट हो गया। ड्रीम जो है ये भी एक जनरेटिव मॉडल है, यानी जो है इसमें भी जो है नया डेटा जनरेट कराना है आपने, पुराने डेटा की बुनियाद पे नया डेटा जनरेट कराना है। लेकिन जो है ये इमेज पे काम होगा। पहली बात तो ये गूगल का एल्गोरिथम है, 2015 में सामने आया, और इमेज को आर्टिस्टिकली मॉडिफाई करना है। ठीक है, यानी इमेज को आर्टिस्टिक लुक दे दी है। और जैसे ये एक इमेज है, अब ये जो एक काम करता है एक प्री ट्रेंड एल्गोरिथम के ऊपर, जो कि एनिमल के ऊपर ट्रेन हुआ है।
ठीक है, तो आपकी जो इमेज है ना, इमेज में आपको एनिमल्स नज़र आने शुरू होंगे। हेलुसिनेशन एक अमल होता है कि आपको जो है आम जिंदगी में जो है ऐसी चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपकी इमेज भी वैसी बनना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें जो है चैप्टर 5 में कुछ विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स हैं, पहले हमें उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, प्री चैप्टर ट्रेन मॉडल्स के बारे में बता दें प्लीज। हाँ, प्री ट्रेन मॉडल्स जो है, जैसे हमारे पास इंसेप्शन है, जैसे रेसनेट है हमारे पास, जैसे वीजीजी है। प्री ट्रेन मॉडल्स क्या होते हैं? ये पहले से किसी और डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है। ठीक है, पहले से किसी और डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है, आप अपने डेटा पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो तजुर्बा ये कहता है भले डेटा डिफरेंट हो, भले आपने किसी और सिनेरियो पे ट्रेन किया हुआ हो, लेकिन जब आप उसको अपने डेटा पे चलाएंगे फिर भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, खास तौर पर CNN की। जी बोले सर बट ये मुझे समझ नहीं आता कि मतलब फॉर इंस्टेंस अगर हमने डाटा प्री ट्रेन डाटा को यूज़ किया है तो ये हमें कैसे पता चला कि ये डाटा प्री ट्रेन है पहले से trained डेटा है? नहीं, मॉडल 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 प्री ट्रेन्ड है। जैसे जी सर, इंसेप्शन मॉडल। है, ये मशहूर मॉडल्स हैं, मशहूर है, आपको नेट से मिल जाएंगे बहुत सारे। इंसेप्शन का मॉडल मिल जाएगा, वीजीजी का मिल जाएगा, किसी ने भी ट्रेन करके रख दिया कोई मॉडल, आप उसको आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई रिसर्च करके किसी ने एक मॉडल ट्रेनिंग करा दी 1 लाख इमेज के ऊपर, आप उसको आगे से कंटिन्यू कर लें। ठीक है, तो वो तो आपको बने बनाए मिल जाएंगे नेट के ऊपर बहुत सारे प्री ट्रेन मॉडल। आपने क्या करना है, उसको आगे से कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं हम। चैप्टर नंबर 5 की कुछ चीज़ें जो हैं मुझे आपसे डिस्कस करनी होंगी, उसकी बुनियाद पे जो है हमने आगे जो है सर काम जो करना है। मल्टी क्लास, जो बोले हम मल्टी इनपुट देते हैं, मल्टीपल इनपुट मॉडल्स, तो उसमें भी हम प्री ट्रेन मॉडल यूज़ कर सकते हैं एज एन इनपुट। बिल्कुल कर, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ मिलके इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, CNN की विजुअलाइजेशन, ये टॉपिक जो है एक मैंने छुड़वाया था क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 8 के साथ इसको डिस्कस करना है, क्योंकि बहुत सारे एडवांस चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल हुई हैं जो आपको उस वक्त समझ में नहीं आती। बात इतनी सी है कि ये कहा जाता है कि डीप लर्निंग मॉडल जो है उसको पीछे कैसे काम कर रहा है ये समझना बड़ा मुश्किल है। ये हमारे लिए ब्लैक बॉक्स होता है, वो पीछे जो है इंटरनली जो है क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन कुछ हद तक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो है हमारे लिए पॉसिबल होता है कि हम इंटरनली चेक कर सके कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इंटरनली जो है क्या कर रहा है। ठीक है, जो फिल्टर्स है वो फिल्टर्स क्या कर रहे हैं। 3 तरीके हैं CNN की इंटरनल डिटेल्स को विजुअलाइज करने के। ठीक है, कि हर लेयर से जो चीज़ निकल के सामने आ रही है उसको हम क्या कर सकें, हर फिल्टर से जो चीज़ निकल के आ रही है हम उसको विजुअलाइज कर सकें। पहला तरीका ये है, जो इन फिल्टर्स लगे हुए हैं, इंटरमीडिएट लेयर्स के जो फिल्टर्स हैं उनके आउटपुट को विजुअलाइज कर सकें। याद होगा आप लोगों को CNN के अंदर क्या होता है, हमारे पास कॉन्वोल्यूशन लगता है, कॉन्वोल्यूशन के फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन के फिल्टर्स होते हैं और हमें ये भी पता है कि फ़िल्टर्स क्या करते हैं, इमेज को शार्प करते हैं। पहली लेयर के फ़िल्टर्स जो है इमेज में से एजेस निकाल लेते हैं, दूसरे लेयर के फ़िल्टर्स जो है उसमें से लूप्स निकाल लेते हैं, पार्ट्स निकाल लेते हैं, तीसरी लेयर के फ़िल्टर्स उसको इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्ट बनाते हैं और आखिरी लेयर पे जाके जो है हमें पता चलता है कि अच्छा ये कैट है, ये डॉग है, ये एलिफेंट है। तो उन फिल्टर्स के आउटपुट को विजुअलाइज किया जा सके। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, उन फिल्टर्स
को चेक कर सकते हैं कि वो किस डेटा के ऊपर रिसेप्टिव है, किस तरह की इमेज के ऊपर हाईली रिसेप्टिव है, यानी किस तरह की इमेज के ऊपर ये मैक्सिमम आउटपुट देते हैं। और तीसरी चीज़ जो है हीट मैप्स देख सकें। ठीक है, अब हम ये तीनों चीज़ें करके देखते हैं। हर लेयर से जो भी चीज़ निकल के सामने आ रही है उसको हम क्या कर सकें, देख सकें कि ये जो लेयर्स हैं इनके क्या रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर फिर इंशाल्लाह बाकी टेक्निक्स जो है, तो हमारे पास एक मॉडल होगा कैट्स एंड डॉग्स का। हम जो है उसमें से जो है देखेंगे कि जो है ये जो मॉडल है हमारे पास, इसके हर लेयर के जो फिल्टर्स हैं वो हमें क्या आउटपुट दे रहे हैं। तो ये जी जी पूछें पूछें। मॉडल डॉट H5 जो है, हम मॉडल को H5 में ही क्यों सेव करते हैं, ये नहीं ये समझ। हडूप का स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है ना, जैसे वर्ड की फाइल है आप डॉक एक्स करके सेव करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड आपने जो है फॉलो करना है। H5 फॉर्मेट में ही सेव होती है, जैसे BMP है, BMP फॉर्मेट में सेव होगी। ठीक है, ये लोकेशन हमें देनी होगी जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, ये एक मॉडल हमने जो है फास्ट में सेव करके रखा हुआ था, इस मॉडल को लोड कर लिया हमने। ठीक है, और इमेज का पाथ देंगे, कोई भी इमेज हम उठा लेते हैं, कैट की इमेज उठा लेते हैं। ठीक है, कैट डॉग स्मॉल में हमारे पास सेव हुई है, तो ये लोकेशन हमें देनी पड़ेगी फोल्डर की। कोई इमेज को जो है हम इस मॉडल से गुजारेंगे और हम चेक करेंगे कि ये जो इमेज है इसके आउटपुट क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये इमेज जो है अभी कैसी है, ये इमेज है हमारे पास कैट की। ठीक है, ये कैट की इमेज है। अब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि इसको मॉडल से गुजारो। अब यहाँ पर हमने जो है फंक्शनल एपीआई इस्तेमाल की है। ठीक है, और एक हमने मॉडल तैयार किया है जिसको इनपुट क्या दे रहे हैं हम, इमेज देंगे इनपुट। ठीक है, और आउटपुट क्या करेगा ये, यहाँ पे आउटपुट मल्टीपल आएंगे। हम एक नया मॉडल बनाने जा रहे हैं, जो हमारा पुराना मॉडल है, हमारा पुराना मॉडल आउटपुट क्या कर रहा है, पुराना मॉडल जो है आउटपुट कर रहा है कि ये कैट है या डॉग है, डेंस लेयर लगी हुई है आखिर में बता रहा है। लेकिन यहाँ पर हम इस मॉडल की मुख्तलिफ लेयर्स हैं, हर लेयर पे कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा है। ठीक है, हर लेयर पे कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है। जैसे पहली लेयर जो है ये इमेज को छोटा कर रही है, कॉन्वोल्यूशन अप्लाई कर रही है, और ये मुख्तलिफ फ़िल्टर्स जनरेट कर रही है। दूसरी लेयर भी कुछ काम कर रही है, ये भी मुख्तलिफ फ़िल्टर इमेजेस जनरेट कर रही है। तीसरी लेयर जो है ये भी कुछ मुख्तलिफ फ़िल्टर इमेजेस जनरेट कर रही है। हर लेयर जो है कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करके, जो कॉन्वोल्यूशन लेयर है ख़ासतौर पर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कॉन्वोल्यूशन लेयर जो है कोई इमेज के ऊपर क्या कर रही है, फ़िल्टर अप्लाई करके इमेज को चेंज कर रही है। ठीक है, फ़िल्टर्ड इमेजेस आ रही हैं। हमने यहाँ पे क्या करा, इसकी डिफरेंट लेयर्स जो है, जितनी भी लेयर्स हैं, ठीक है, उसमें से शुरू की जो 8 लेयर्स हैं उसके आउटपुट को हमने जो है निकाल लिया और एक नया मॉडल बनाया जो कि क्या करेगा, हर जो जितनी भी लेयर्स हैं हर लेयर को जो है वो एज एन आउटपुट फेंकेगा। जो पुराने मॉडल की जो सारी लेयर्स हैं, इस नए मॉडल में उस पुराने मॉडल की सारी लेयर्स जो है आउटपुट होंगी।
ठीक है। आउटपुट क्या है, ये जितनी भी सारी लेयर्स हैं, ये जो लूप लगा हुआ है, ये लिस्ट बनी हुई है। पुराने मॉडल में मिसाल के तौर पर हमारे पास, मेरी बात सुन ले, पुराने मॉडल में हमारे पास 8 लेयर्स हैं, ठीक है। हर लेयर से कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा है। अब हमने क्या करा, एक नया मॉडल बनाया जिसको हम इनपुट देंगे और इसकी आउटपुट क्या होगा, इसकी आउटपुट वो जो पुराने मॉडल की 8 लेयर्स थी वो इसका आउटपुट बनेगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पूछें। सर ये जो लेयर्स फिल्टर्ड जी होती आएंगी, आप उनकी बात कर रहे हैं? जी, हर लेयर क्या कर रही है, जो कॉन्वोल्यूशन लेयर है वो हमारे पास फिल्टर को अप्लाई करके कुछ ना कुछ जनरेट कर रहा है। अब हमने एक नया मॉडल बनाया है जो कि पुराने जो हमारा मॉडल है उसकी जो हर लेयर है वो रिटर्न करेगा एज एन आउटपुट। ये इस मॉडल का नाम हमने रखा है एक्टिवेशन मॉडल। अब एक्टिवेशन मॉडल को मैं जब प्रेडिक्ट कराऊंगा तो ये क्या करेगा, ये उसमें जो 8 लेयर्स हैं वो हर लेयर जो है 8 प्रेडिक्शन करेगा। वो पहली प्रेडिक्शन क्या होगी, उसकी पहली लेयर का आउटपुट। दूसरी प्रेडिक्शन क्या होगी, दूसरे लेयर से आउटपुट जो आया। तीसरी प्रेडिक्शन क्या होगी, तीसरे लेयर से। चौथी प्रेडिक्शन क्या होगी, चौथे लेयर से। पांचवी प्रेडिक्शन क्या होगी, पांचवें लेयर से। मिसाल के तौर पर पहली प्रेडिक्शन मैंने उठाई, उसमें से एक्टिवेशन 0 करके, तो पहली लेयर की एक्टिवेशन निकल के आई। अब इस पहली लेयर में जो है बहुत सारे फिल्टर्स होंगे, ठीक है। उस पहली लेयर में बहुत सारे फिल्टर्स होंगे। मैं मिसाल के तौर पर उसमें से 5वें फिल्टर को देखता हूँ। 5वें फिल्टर ने क्या किया, बिल्ली के साथ बिल्ली की इमेज को इस तरीके से बना दिया, यानी पहली लेयर ने थोड़ी सी चेंजेस की। मिसाल के तौर पर मैं दूसरी लेयर उठाता हूँ, ठीक है, 1 करके। दूसरी लेयर का 5वां फिल्टर क्या कर रहा है, कैट की इमेज जो है चेंज कर दी। और 8वीं लेयर क्या कर रही है, 8वीं लेयर का 20वां फिल्टर क्या कर रहा है, मैं वो चेक करता हूँ बिल्ली की इमेज के साथ इसने क्या करा। अब आपको नजर आएगा फिल्टर ने जो है बिल्कुल ही इमेज में से फिल्टर कर दिया। काम की चीज जो मशीन के हिसाब से काम की चीज है वो निकल के आ रही है। तो हर लेयर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग कर रही है। मैं मजीद चाहूँ तो मिसाल के तौर पर मैं चौथी लेयर क्या कर रही है वो चेक करना चाहूँ मैं, तो मैं वो भी देख सकता हूँ। चौथी लेयर ने ये करा है, ठीक है। तीसरी लेयर ने क्या करा है, ये करा है बिल्ली के साथ, ठीक है। सर ये मैक्सिमम 7 लेयर्स से ज़्यादा भी हम ले सकते हैं इसमें? बिल्कुल, जितनी चाहे ले लें। आपके मॉडल के अंदर जितनी लेयर्स होंगी, यहाँ पे कितनी लेयर्स हैं आप देख रहे हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ लेयर्स हैं, इनमें से आप कोई सी भी लेयर जो है उठा के उसके साथ जो है उसका आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है। तो हर लेयर की एक्टिवेशंस आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। तो ये हमने जो है पहला तरीका देखा सर ये आपने प्री-ट्रेन विजुअलाइजेशन मॉडल का। जो है वो दिया है। ये मॉडल मैंने तो फिर हमारा मॉडल पहले से बना हुआ था, हमने उसके विजुअलाइज किया बस उसको, और कुछ नहीं किया, ठीक है। हमारा मॉडल पहले से बना हुआ था, हमने उसको विजुअलाइज किया है।